देखें, इंडिया जो है ना इस टाइम बिल्कुल हमारी पहुंच से बहुत दूर निकल गया है। उसकी वजह यह है कि इंडिया ने जो है ना 700 बिलियन डॉलर्स की ना इकोनॉमी एस्टेब्लिश कर ली है। अब इंडिया ने मोबाइल खुद बनाना शुरू किए हैं, गाड़ियां खुद बनाना शुरू की हैं। अब वो गाड़ियां या वो मोबाइल वो एक्सपोर्ट करते हैं दुनिया के अंदर। क्यों? क्योंकि उन्होंने अपने मुल्क हाँ। के अंदर प्राइवेटाइजेशन को प्रमोट किया कि दुनिया के डिफरेंट इन्वेस्टर, दुनिया की डिफरेंट कंपनीज इंडिया के अंदर आए और इंडिया इंडिया के अंदर आके इन्वेस्ट करें और इंडिया फिर उस इन्वेस्टमेंट से अपनी जो रेवेन्यू है उसको जनरेट करे। हेलो एवरीवन, दिस इज फैसल और आज के पॉडकास्ट में एक और टॉपिक लेके हम हाजिर हुए हैं। और आज के पॉडकास्ट में भी हमें सरवत जवेद मारत ने ज्वाइन किया है, जो कि पाकिस्तान के एक यंग लॉयर हैं और इनसे काफ़ी चीज़ों पे डिस्कस करेंगे। पिछले पॉडकास्ट में हमने पाकिस्तान की सिचुएशन पे बात की, आज हम इंडिया और पाकिस्तान की सिचुएशन पे बात करेंगे। हमने एक पहले पॉडकास्ट किया था तो आपने जो है वो सरमत भाई की बहुत सारी बातों से एग्री किया और कहा कि और चीज़ों पे डिस्कशन जो है वो सरमत साहब से होनी चाहिए। तो आज हमने इनको फिर से इनवाइट कर लिया और चीज़ों पे हम डिस्कशन करेंगे। सबसे पहले तो सरमत भाई आपको वेलकम करते हैं आज के पॉडकास्ट में। थैंक यू फैसल भाई, थैंक यू सो मच। सरमत भाई, आज हम फिर से इंडिया पाकिस्तान पे बात करेंगे, क्योंकि इंडिया और पाकिस्तान पे बात इसलिए होती है क्योंकि ये एक ही खिता है। और साथ आज हम थोड़ा सा टच बांग्लादेश का भी देंगे, क्योंकि एक ही एरिया था, उस जी एक इंशाल्लाह। एरिया के 3 पार्ट हो रहे हैं और सबसे बड़ा पार्ट जो है वो इंडिया है, उसके बाद पाकिस्तान और उसके बाद बांग्लादेश है। लेकिन इकोनॉमी में देखें तो पहले नंबर पे इंडिया है, दूसरे नंबर पे बांग्लादेश और तीसरे नंबर पे पाकिस्तान है। तो सबसे पहले तो मुझे ये बताएं, इंडिया, पाकिस्तान और बांग्लादेश कहाँ कहाँ स्टैंड कर रहे हैं? तीनों कंट्रियों अभी 2023 में कहाँ कहाँ पे खड़े हैं? देखिए, मैं समझता हूं कि सबसे पहले तो हमें बांग्लादेश और पाकिस्तान के कंपैरिजन की बात करनी चाहिए, क्योंकि हमने पहले इंडिया और पाकिस्तान के कंपैरिजन की बात की। इकोनॉमिकली हम देखते हैं कि 1971 से पहले जो बांग्लादेश था वो पाकिस्तान का हिस्सा था, लेकिन उस वक्त भी पाकिस्तान की 70-80% जो टेक्सटाइल थी ना वो बांग्लादेश के अंदर थी। हम देखते हैं जब 1971 के बाद बांग्लादेश पाकिस्तान से अलहदा होता है और एक आजाद मुल्क बनता है, तो बांग्लादेश के जो प्रेसिडेंट है, प्राइम मिनिस्टर मुजीबुर रहमान साहब, वो वहां पे क्या करते हैं कि वहां पे वो सबसे पहले जो टेक्सटाइल है ना उसे प्राइवेटाइज कर देते हैं। ठीक है, उससे होता क्या है, जब आप किसी भी मुल्क के अंदर किसी भी बिजनेस को प्राइवेटाइज करते हैं ना, तो उससे होता यह है कि दुनिया के अंदर जितने बड़े इन्वेस्टर्स हैं या जितनी बड़ी कंपनीज हैं वो ऑटोमेटिकली किसी भी मुल्क की तरफ रागिब होती है और वहां आकर इन्वेस्ट करती हैं। ठीक है, अब इसके अंदर दो कॉन्सेप्ट्स पाए जाते हैं, एक होता है प्राइवेटाइजेशन और एक होता है पब्लिक। ठीक है, पब्लिक होता है जिसे गवर्नमेंट चलाती है, किसी भी एंटिटी, किसी भी कंपनी को गवर्नमेंट खुद चलाती है। लेकिन जब आप किसी भी स्पेसिफिक सेक्टर को प्राइवेटाइज करते हैं तो उसका मतलब ये होता है कि कोई भी शख्स आकर फाइनेंशियली तौर पे इन्वेस्ट कर सकता है उस स्पेसिफिक सेक्टर के अंदर। तो उन्होंने टेक्सटाइल को प्राइवेटाइज कर दिया, क्योंकि जो बांग्लादेश है वो काफी डिपेंड करता है टेक्सटाइल के ऊपर। फिर इससे क्या हुआ, जब टेक्सटाइल प्राइवेटाइज हुआ तो बांग्लादेश के अंदर डिफरेंट फैक्ट्रीज लगी, जिसके अंदर पाकिस्तान के भी डिफरेंट इन्वेस्टर्स, जिसके अंदर मेमन फैमिली, पाकिस्तान की शेख फैमिली, जो मियां मंशा लोग हैं, ये भी वहां गए, नवाज शरीफ की फैमिली ये भी वहां गए और इन्होंने वहां जाके टेक्सटाइल के अंदर इन्वेस्ट किया। ठीक है, और इंडिया की भी कई फैमिलीज, जिसके अंदर अंबानी फैमिली, उन्होंने भी वहां जाके इन्वेस्ट किया और वहां पे टेक्सटाइल को जो है वो टेक्सटाइल के अंदर प्राइवेटाइजेशन की और फिर वहां से उन्होंने एक्सपोर्ट किया। हम समझते हैं कि जो उन्होंने टेक्सटाइल के ऊपर 1970s के बाद फोकस किया, उसकी वजह से बांग्लादेश इकोनॉमिकली आज हमसे आगे निकल गया। और इंडिया की अगर बात की जाए तो इंडिया को कहाँ स्टैंड करता देख रहे हैं? देखें, इंडिया जो है ना इस टाइम बिल्कुल हमारी पहुंच से बहुत दूर निकल गया है। उसकी वजह यह है कि इंडिया ने जो है ना 700 बिलियन डॉलर्स की ना इकोनॉमी एस्टेब्लिश कर ली है और इस टाइम इंडिया का जो टारगेट है ना वो 1000 बिलियन डॉलर्स की जो है ना इकोनॉमी, उसको एस्टैब्लिश करने की तरफ उनका टारगेट बढ़ रहा है। और इंडिया ने किस तरह इतनी बड़ी इकोनॉमी बनाई, क्योंकि इंडिया ने जो है ना मेजॉरिटी जो सेक्टर्स है ना, डिफरेंट सेक्टर्स, उनको डेवलप करने की कोशिश की। देखें, इंडिया ने सिर्फ टेक्सटाइल के ऊपर फोकस नहीं किया। हम देखते हैं कि हम अपने मुल्क के अंदर सिर्फ जो एक्सपोर्ट है ना वो चंद चीजों की करते हैं। हम टेक्सटाइल के ऊपर एक्सपोर्ट करते हैं, चावल एक्सपोर्ट करते हैं, यहाँ से डिफरेंट किस्म के रॉ मटेरियल्स को एक्सपोर्ट करते हैं। लेकिन हम इंडिया के अंदर जब जाते हैं तो हम इंडिया के अंदर देखते हैं कि इंडिया ने अपने
डिफरेंट सेक्टर्स के अंदर डिफरेंट यूनिट्स लगाए। अब इंडिया ने मोबाइल खुद बनाना शुरू किए हैं, गाड़ियां खुद बनाना शुरू की हैं। अब वो गाड़ियां या वो मोबाइल वो एक्सपोर्ट करते हैं दुनिया के अंदर। क्यों? क्योंकि उन्होंने अपने मुल्क के अंदर प्राइवेटाइजेशन को प्रमोट किया कि दुनिया के डिफरेंट इन्वेस्टर, दुनिया की डिफरेंट कंपनीज इंडिया के अंदर आए और इंडिया के अंदर आके इन्वेस्ट करें, और इंडिया फिर उस इन्वेस्टमेंट से अपनी जो रेवेन्यू है उसको जनरेट करे। ठीक है, कि एक मुल्क के अंदर अगर एक्सपोर्ट होगी तो ऑटोमेटिकली रेवेन्यू जनरेट होगा। अच्छा, इसके अंदर ना एक मेजर चीज ये है कि इंडिया ने ना अपने जो टॉप के बिजनेसमैन है ना उनके साथ लाजमी कंसर्न किया। हम देखते हैं कि मुकेश अंबानी से ना इंडियन गवर्नमेंट ने बहुत फायदा लिया। मुकेश अंबानी को आसान शर्तों के ऊपर इन्वेस्टमेंट करने दी, जिसकी वजह से क्या हुआ कि वहां पे ये टेक्नोलॉजी या आईटी सेक्टर को डेवलप करने में मुकेश अंबानी का बहुत रोल है, अंबानी फैमिली का। ठीक है, उन्होंने डिफरेंट सेक्टर्स के अंदर इन्वेस्ट की। इसके बरक्स हम देखते हैं गाड़ियों के ऊपर उन्होंने टाटा से बहुत मदद ली। ठीक है, जो टाटा कंपनी है, टाटा ने उसके ऊपर गाड़ियों के ऊपर बहुत आसान शर्तों के ऊपर इंडियन गवर्नमेंट के साथ काम किया, और फिर उन्होंने इंडिया से कई डिफरेंट किस्म की गाड़ियां, अब रिसेंटली इंडिया ने अपनी मर्सिडीज भी बना ली है। ठीक है, तो हम देखते हैं कि हमने पाकिस्तान के अंदर किसी किस्म का कोई यूनिट नहीं लगाया। हमने हमेशा दुनिया के ऊपर डिपेंड किया, इंपोर्ट के ऊपर डिपेंड किया कि जी बाहर वाले हमें चीजें भेज दें, हम जिससे जो है गुजारा कर लेंगे। ठीक है, अब रिसेंटली मैं एक शख्स की प्रेस कॉन्फ्रेंस सुन रहा था, वो पाकिस्तान के ना इकोनॉमिक सेक्टर का बंदा था, तो वो कह रहा था कि जी ये बड़ा जुल्म किया, इन्होंने इंपोर्ट बंद कर दी है। तो मैं इन्हें ना एग्जाम्पल देना चाहता हूं कि ना जर्मनी में ना जब जर्मनी के हालात खराब हुए तो जर्मनी ने 5 साल तक जर्मनी के अंदर इंपोर्ट को बंद किए रखा। उसकी वजह ये थी कि जर्मनी ने कहा कि आप खुद चीजें बनाएं, खुद चीजें प्रोड्यूस करें, जिस चीज की भी मुल्क को जरूरत है वो खुद बनाएं, ताकि हम किसी दूसरे मुल्क पे इनासार करना छोड़ दें। तो हमारे सामने वर्ल्ड वॉर 1 के बाद जब जर्मनी बिल्कुल टूट चुका था, तो जर्मनी वर्ल्ड वॉर 1 के बाद अपनी इकोनॉमी को एस्टैब्लिश किया, और इसी तरह एस्टैब्लिश किया कि इंपोर्ट बंद की, और लोगों को कहा यहाँ पे डिफरेंट सेक्टर्स डेवलप करें, और उन सेक्टर्स से हम जहां से चीजें जो है ना बाहर दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक के अंदर इंपोर्ट करेंगे, एक्सपोर्ट करेंगे, सॉरी। अच्छा, एक्सपोर्ट की बात चल रही थी तो पिछले दिनों कुछ फिगर्स निकल के बाहर आए हैं। तो इंडिया का जो है वो इस साल का टारगेट था 750 बिलियन डॉलर्स की एक्सपोर्ट का। अब उन्होंने कर कितना दिया? उन्होंने 770 कर दिया, मतलब 20 बिलियन डॉलर ज्यादा कर दिया। अब उनका टारगेट है जी एक साल में 900 बिलियन डॉलर की सिर्फ एक्सपोर्ट करना। आपको क्या लगता है कि इंडिया जो है वो मेड इन इंडिया पे इतना फोकस कर गया, तो हम क्यों अपनी पट्टी बांध के बैठ गए? हमें क्यों चाइना की लत लग गई? हमारे घर में देखो तो आज एक छोटा सा जो बटन है वो भी चाइना का ही लगा होता है। हम जो अभी मैं इक्विपमेंट यूज कर रहा हूँ ये भी चाइना का है। मैं कुछ भी यूज करूंगा 99% हमारे में चाइना का ही होगा। तो हम तो कहते हैं कि चाइना हमारा दोस्त है, हमारा दोस्त है, हमारा दोस्त है, लेकिन कहीं ना कहीं हमने अपने बाजू, ये जो हाथ हैं, ये काट के रख नहीं दिए कि हमने अपनी चीजें खुद नहीं बनाई। अब इंडिया की बात करें तो वो जैसे आपने कहा कि फोन भी अपने बनाते हैं, बाइक्स भी अपनी बनाते हैं, कारें भी अपनी बनाते हैं, सॉफ्टवेयर अपने बनाते हैं, हर वो चीज वो अपनी बनाते हैं और फिर दुनिया को बेचते हैं। फिर वो तरक्की तो करेंगे सर, तरक्की तो उनकी करनी बनती है। जब एक इंसान अपने हाथ से कोई चीज बनाएगा तो वो फिर बेचेगा, तो बाहर से पैसा उसकी कंट्री में आएगा। और हमने जो है ये हाथ है इनको काट के रख दिया और अपने हाथ चाइना को दे दिए कि भाई हमारे हाथ पे तो रख दे। क्या कहेंगे? देखिए, मैं समझता हूं कि हमें स्टार्ट में ना बहुत से मसाइल दरपेश रहे पाकिस्तान की तारीख में ना। हम इकोनॉमिकली क्राइसिस से ज्यादा ना हम पॉलिटिकल क्राइसिस और कॉन्स्टिट्यूशनल क्राइसिस का शिकार रहे। किसी भी मुल्क के अंदर अगर रूल ऑफ लॉ प्रिवेल नहीं कर रहा ना, तो उस मुल्क के अंदर कभी भी उस मुल्क की इकोनॉमी और उस मुल्क का निजाम बेहतर नहीं हो सकता। हम समझते हैं कि हमें अपने मुल्क के अंदर रूल ऑफ लॉ और पॉलिटिकल स्टेबिलिटी और जो है जो क्राइसिस है उसे खत्म करने की जरूरत है। अच्छा, इसके अंदर मैं जिस चीज की बात करने लगा हूं कि इंडिया जो है ना, इंडिया के अंदर एक बहुत ज्यादा अवेयरनेस पाई जाती है कि इंडिया स्किल लेबल वर्कर के ऊपर बहुत काम कर रहा है। इंडिया ने हमेशा अपने मुल्क के अंदर लोगों को स्किल लेबल चीजें सिखाई हैं, लोगों को स्किल्स दी हैं, लोगों को अगर मोबाइल इंडस्ट्री की बात की जाए तो लोगों को मोबाइल बनाना सिखाए हैं, खुद जो है ना लेबर प्रोड्यूस करवाए किया है, दुनिया को लेबर दिया है। तो हमें देखने की जरूरत है क्या हमारे मुल्क के अंदर क्या स्किल लेबल लेबर मौजूद है, हमारे मुल्क के अंदर ऐसे
इदारे मौजूद हैं कि जो स्किलेबल लेबर्स को तैयार करते हैं, तो हम समझते हैं कि पाकिस्तान के अंदर तो इस तरह के कोई मजबूत इदारे मौजूद नहीं है, ठीक है। तो कैसे हम एक नौजवान को, जो नौजवान पाकिस्तान में इकोनॉमिक क्राइसिस का शिकार है, उस नौजवान को हम कैसे एक स्टेट लेवल के ऊपर अच्छे मकासद के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं, जिससे हमारी इकोनॉमी बूस्ट अप करेगी। तो मैं समझता हूं कि हमें इंडिया से ना कई चीजों पे सीखने की जरूरत है, सिर्फ इकोनॉमी नहीं, हमें एजुकेशन के अंदर बहुत सी चीजों के अंदर सीखने की जरूरत है। क्योंकि हम अगर एजुकेशन सेक्टर को सिर्फ देखें ना, तो अगर हम इंडिया की तरह स्किल्ड लोग लाना शुरू करें, स्किल्ड स्टडी शुरू कर दें, तो ऑटोमेटिकली हमारे अंदर स्किलफुल लोग पैदा होंगे, और जिससे क्या होगा कि वो स्किलफुल लोग फिर पाकिस्तान की तरक्की के अंदर अपना अच्छा किरदार अदा करेंगे। आपने बड़ी पॉइंट की बात की। मैं यहाँ पे आपको ना कुछ एग्जांपल्स कोट करना चाहूँगा कि हमारी जो यंग जनरेशन है ना, हमारी यंग जनरेशन को किस चीज़ के पीछे लगाया हुआ है, तीन चीज़ों के पीछे। नंबर वन, कि जब भी मैं किसी यंग जनरेशन से पूछता हूँ ना कि दुनिया कहाँ पे है और हम कहाँ पे, तो यंग जनरेशन कहती है कि दुनिया में बड़ा जुल्म हो रहा है। एक तो हमने अपनी यंग जनरेशन को जुल्म के पीछे लगाया हुआ है। नंबर दो, हमने यंग जनरेशन को किसके पीछे लगाया हुआ है कि हम कहते हैं जी आपका फ्यूचर यहाँ पे नहीं है, आप यहाँ से निकलो ताकि आप बाहर जाओ, बाहर से डॉलर कमाओ, हमें रेमिटेंस भेजो और हमारा जो सर्किट है पहिया चलता रहे। तो हमने यंग जनरेशन को कहा ही नहीं है कि आपका कोई फ्यूचर पाकिस्तान में है। तो दूसरी चीज तो हमने यंग जनरेशन को ये सिखा दी है कि वो जैसे ही यंग होता है, स्टडी कंप्लीट करता है, तो उसको पहली चीज हम मजबूर कर देते हैं कि भाई तू भाग। वो एक मूवी थी ना, मिल्खा भाग, तो अब पाकिस्तान में ये ट्रेंड है कि यंग जनरेशन तू भाग, ठीक है। तीसरी चीज हमने अपनी यंग जनरेशन को क्या सिखाई है, हमने नफरत करना सिखाया है, और ये सबसे बड़ा पॉइंट है हमारा नीचे जाने पॉइंट है, बिल्कुल। हमने जो, ये बड़ी तलख बात है लेकिन ये रियलिटी भी है, मैं सबकी बात नहीं कर रहा। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो कि अपने आप को बहुत अफजल समझते हैं और माइनॉरिटीज को बड़ा डाउन समझते हैं। अगर किसी की बात कर ली जाए तो कहेंगे ये तो चूड़े हैं, ये तो हमारे जो है वो गटर साफ करेंगे, ये तो ये करेंगे, ये तो मतलब हमारे माइंडसेट में नफरत डाल दी गई है। वो भी उतने ही इंसान है जितने हम इंसान हैं, उन्हीं को भी खुदा ने बनाया है, हमें भी खुदा ने बनाया है। हमारे जो यंग जनरेशन है उसके माइंड में पॉजिटिविटी डालना बड़ी जरूरी है। एक कॉमन एक ओपन माइंडेड सोच होना जरूरी है। ओपन माइंडेड क्या, कि हर इंसान को इंसान की नजर से देखना बड़ा जरूरी है। फिर जब इंसानियत इंसान के अंदर आती है ना, फिर जो हमने एजुकेशन पढ़ी होती है ना, उससे हम कोई बाहर निकलते हैं और हम कोई प्रोडक्टिविटी काम करते हैं। जब हमने एक साइड पे किताब पढ़ी हो और एक साइड पे नफरत पढ़ी हो, तो वो किताब पढ़ा भी हमारा इधर से गुजरता है और इधर से निकल जाता है। तो नफरत, ये तीन चीजें जो मेन है हमने यंग जनरेशन को पढ़ाई हैं। आप अगर बात करें पाकिस्तान के प्रॉब्लम्स, तो हम डिस्कशन करते ही रहते हैं, सलूशन की तरफ आ जाए, क्योंकि अगर हम यहाँ पे बैठे हुए हैं तो सलूशंस क्या हैं हमारे पास, हम कैसे चीजों को बेहतर कर सकते हैं, क्या सलूशंस है हमारे पास। देखिए, सॉल्यूशंस की तरफ जब जाया जाएगा ना, तो हमें देखना पड़ेगा कि हमें प्रॉब्लम्स के अंदर से ही ना सॉल्यूशंस मिल जाएंगी। वो किस तरह कि हम देखते हैं कि हमने अगला कदम क्या उठाना। एक बात मैं आपकी काटूं, एक बात मैं आपकी काट रहा हूं, माजरत, ये याद है आपने कहा ना कि सॉल्यूशंस हम तब निकालेंगे जब हम प्रॉब्लम्स को आइडेंटिफाई करेंगे, ये बात आपने की है ना। जी जी। लेकिन यहाँ पे एक और बड़ा मसला है कि जो बंदा प्रॉब्लम्स को उठाएगा ना कि ये प्रॉब्लम्स हैं, इनको सॉल्यूशन की तरफ लाना है, उसको कह दिया जाएगा तुम तो बेइज्जती कर रहे हो पाकिस्तान की, तुम तो पाकिस्तान के एंटी हो गए हो, तुम तो पाकिस्तान के खिलाफ बात कर रहे हो। और मतलब क्या माइंडसेट क्या हम बना रहे हैं, हमारा माइंडसेट इतना छोटा हो गया है कि हम प्रॉब्लम्स को जो है वो बेइज्जती समझना लग गए हैं। तो फिर कौम कैसे बढ़ सकती है कि जब हम प्रॉब्लम्स को उठाएंगे, प्रॉब्लम्स को डिस्कस करेंगे, उनके सलूशन की बात करेंगे, तो हम इसको बेइज्जती समझेंगे, तो फिर तो हम आगे नहीं बढ़ पाएंगे। तो ये मैं आपको बात आपकी काट के करना चाह रहा था कि जब हम प्रॉब्लम्स को बात करेंगे तो फिर आपको भी कह दिया जाएगा कि आप पाकिस्तान की बेइज्जती कर रहे हैं, मुझे भी कह दिया जाएगा पाकिस्तान की बेइज्जती कर रहे हैं। जो कह रहे हैं ना पाकिस्तान की बेइज्जती कर रहे हैं, मेरी नजर में वो नल्ले हैं। हम तो पाकिस्तान को बेहतर करने की बात कर रहे हैं, हम तो दुनिया के साथ कंपैरिजन करके मोटिवेशन दे रहे हैं कि भाई वो आगे जा सकते हैं तो फिर हम भी आगे जा सकते हैं, और ऐसी ऐसी चीजों पे हमें आगे जाना चाहिए। क्या कहेंगे अब, वो आप अपनी बात कंटिन्यू करें आगे। देखिए, मैं ना सबसे पहले तो पाकिस्तान के नौजवान को ना एक मैसेज देना चाहता हूँ कि हमारे ना मुआशरे का जो आज का नौजवान है ना, उसे दो चीजों में उलझा दिया गया है।
एक तो पाकिस्तान के अंदर सियासी बहस, कि हम जहां भी चले जाए ना पाकिस्तान के अंदर, हमारा हर नौजवान ना पॉलिटिकल बहस कर रहा है, जिस जगह मर्जी चले जाएं। और दूसरा, मजहब पर बहस। मैं समझता हूं कि हाँ इन दोनों चीजों पर ना बहस नहीं होनी चाहिए। अगर आप किसी भी शख्स को सपोर्ट करते हैं, आपकी पसंद है, ठीक है, हम मानते हैं, तो आप उससे पॉलिसी डिमांड करें कि हाँ, हम तुम्हें वोट देंगे, हम तुम्हें पार्लियामेंट में लेके जाएंगे, हम तुम्हें प्राइम मिनिस्टर बनाएंगे, लेकिन कोई पॉलिसी दो कि आने के बाद जब तुम इक्तदार में आओगे उसके बाद तुम क्या करोगे, पाकिस्तान के अंदर इकोनॉमिक सेक्टर में क्या करोगे और किस तरह करोगे, पाकिस्तान में हेल्थ सेक्टर में क्या करोगे, पाकिस्तान में एजुकेशन सेक्टर में क्या करोगे, पाकिस्तान में जॉब सेक्टर में क्या करोगे, पाकिस्तान में आईटी सेक्टर में क्या करोगे। ये हमें पूछने की जरूरत है अपने इलेक्टिव लोगों से। देखें, हम हमारे पास किसी किस्म की कोई ताकत नहीं है, ठीक है, हम सिर्फ इस चीज को डिस्कस करके, प्रॉब्लम्स को आइडेंटिफाई करके सॉल्यूशंस बता सकते हैं, लेकिन इन चीजों पे वर्कआउट उन लोगों ने करना है जो पार्लियामेंट के अंदर बैठे हैं। उन्होंने पार्लियामेंट के अंदर डिफरेंट लेजिस्लेशन करनी है, डिफरेंट किस्म के कानून बनाने हैं, जो कि कानून पाकिस्तान के नौजवान के लिए बेहतर होंगे, ठीक है, जिससे हमारी बिल्कुल ठीक। जॉब अपॉर्चुनिटी क्रिएट होगी। हम देखते हैं कि हमारा नौजवान जब आगाज में होता है तो वो बहुत से मसाइल से, उसे बहुत से मसाइलों को वो फेस करता है। वो मसाइल उसके क्या होते हैं कि उसने डिग्री कर ली, अब जी जॉब नहीं है। अब उसके ज़हन में हाँ सबसे पहले ये सवाल आएगा कि यार गवर्नमेंट जॉब करते हैं, गवर्नमेंट जॉब की तरफ जाएं, तो वहां पे पाकिस्तान का सिस्टम इस तरह का डिसकंस्ट्रक्टिव टाइप्स है कि वहां नौजवान को बहुत से मसाइल पेश आते हैं, ठीक है। लोग तैयारी करते हैं, एक सीट पे अप्लाई करने वाले 40-40 हजार आदमी होता है, हाँ, 20-20 सीटें सीटों पे वहां क्यों 60-60 होंगी। हजार एप्लीकेंट अप्लाई करता है, ठीक है। तो 20 आदमी की जॉब अपॉर्चुनिटी के लिए 60,000 आदमी ने अपने आप को स्टेज पे लगाया हुआ, तो ये रियासत का फेलियर है। रियासत को फेलियर चाहिए कि है, यही तो जी जी बात है, यही तो फेलियर जी जी ऑफ स्टेट है। जी, रियासत को चाहिए कि जिस फील्ड का जो बंदा है ना, उसे उस फील्ड में भेजा जाए। हम देखते हैं पाकिस्तान के अंदर डॉक्टर्स पुलिस में चले गए, वकील जो हैं वो उन्होंने किसी ट्रैवलिंग एजेंसी या कॉल एजेंसी के अंदर उन्होंने नौकरी करना शुरू कर दी। ठीक, बिल्कुल। हमें ये देखने की जरूरत है कि एक आम आदमी को वो जो स्किल्स उसने सीखे हैं उसे उस स्किल्स के अंदर ही यूटिलाइज किया जाए, ठीक है, लेकिन जो कि वो आगे से पाकिस्तान के अंदर नहीं अपॉर्चुनिटीज ही होता। नहीं मिलती, आगे से अपॉर्चुनिटीज ही नहीं है, फिर लोगों को जी जी, क्रैक यही नहीं तो करना बहस पड़ है। जाता है। जी, यही तो बहस है, यही तो हक हमने लेना है अपने सर यही तो पार्लियामेंटेरियन से। डिफरेंस है सरमद भाई, जी, यही तो यही डिफरेंस है डिफरेंस है। हमारे नेबर कंट्री इंडिया और हमारा, यही तो डिफरेंस है कि वहां पे जी जी इंजीनियर से इंजीनियर वाला काम लिया जाता है, डॉक्टर से जी डॉक्टर जी वाला, ठीक है। जी और जी, जो इंजीनियर है उसके लिए ऑप्शंस बढ़ाई जाती हैं। अब इंडिया में क्या चल रहा बिल्कुल। है, अब एक इंजीनियर जी जी, बनता है इंडिया में तो उसके आगे 40,000 जॉब्स पड़ी होंगी, पाकिस्तान में 40,000 बिल्कुल। इंजीनियर बनता है, 10 जॉब्स पड़ी होंगी, तो फिर जो बाकी 39,000 इंजीनियर है वो हम्म ज़ाहिर है डिफरेंट हम्म डिफरेंट फील्ड में हम्म, फैलेगा। तो आज क्यों बैठे हुए हैं जी इंडिया के सीईओ हर जगह पे, क्यों बैठे हुए हैं, जवाब मुझे जी दें। जी, इसी वजह से बैठे हुए हैं कि जिस फील्ड में वो आते हैं उनको पता है हमारा आगे फ्यूचर इसी कंट्री में है, इसी भी एक वजह से वो आज सीईओ बेसिकली बैठे ना, हुए हैं। बेसिकली बेसिकली हमारे मुल्क में ना कल्ट फॉलोइंग पाई जाती है। अगर कोई किसी सियासी जमात को या किसी सियासी शख्सियत को पसंद करता है ना, तो वो उसका कल्ट बिलीवर है। कल्ट बिलीवर का मतलब ये होता है कि उसने अंधाधुंध उसे मानना है, उसकी पॉलिसी से हाँ इख्तलाफ नहीं करना। जबकि हाँ पॉलिटिक्स जो है वो डिपेंड इस चीज पे करती है कि आप जो है किसी किस्म का कंफ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट हो आपका, आपकी किसी भी चीज के अंदर आपकी राय होनी चाहिए। अगर आप किसी शख्स को सपोर्ट कर रहे हैं तो उससे पॉलिसी के ऊपर आप डिबेट करें, उससे पूछें कि आप हमारे लिए क्या करेंगे। हम आज एक नौजवान एक वकील बन गया है, एक डॉक्टर बन गया है, एक इंजीनियर बन गया है, या कंप्यूटर साइंस में उसने कोई डिग्री कर ली है, तो उसके लिए एक जो पॉलिटिकल शख्स है वो क्या जॉब अपॉर्चुनिटी क्रिएट करेगा। यहाँ कल्ट लोग फॉलो करते हैं अपने लीडर्स को,
अपने लीडर्स के पीछे जान देते हैं और उसी को अपना जो है मसीहा समझते हैं। मैं समझता हूं जबकि हमारे नौजवान को इस चीज पे फोकस करने की जरूरत है कि आज हम अपने लीडर से ये पूछें कि यार तुम हमें पॉलिसी क्या दे रहे हो, तुम हमें किस तरह जो है वो जॉब अपॉर्चुनिटी क्रिएट करके दे रहे हो, तुम किस तरह मुल्क के डिफरेंट सेक्टर्स को डेवलप करोगे, क्या तुम्हारी रोड मैप होगा। बुनियादी तौर पर रोड मैप देने की जरूरत है और फिर उसके ऊपर सवाल किया जाए। इंडिया के कल्चर में ये चीज है कि उन्होंने अपने नौजवान को सवाल करना सिखाया है कि वो अपने पॉलिटिशियन से सवाल कर सकते हैं। ठीक है, अब रिसेंटली मैं देख रहा था राहुल गांधी ने इंडिया यात्रा की है, पूरे इंडिया का 4.5 महीने के अंदर ना पूरे इंडिया का पैदल चक्कर लगाया। अच्छा, अब उसके अंदर राहुल गांधी ने जिस जिस रियासत या जिस जिस स्टेट के अंदर गया वहां पे उसने कंस्ट्रक्टिव बात की है, ठीक है, या जिस स्टेट में गया वहां कंस्ट्रक्टिव बात इस तरह की है कि वहां के प्रॉब्लम्स को एड्रेस किया, वहां के नौजवानों को एड्रेस किया, उनको बताया कि हम इस तरह आप पॉलिसी मेकिंग करके चेंजिंग लाएंगे। उससे हुआ क्या, उससे हुआ ये कि अब रिसेंटली केरला के अंदर इंतखाबात हुए हैं, इलेक्शंस हुए हैं, उसके अंदर राहुल गांधी मेजॉरिटी ले गया है। ठीक है, उसने बीजेपी को केरला के अंदर, ये कुछ 2 हफ्ते पहले की बात है, इलेक्शन हराए हैं और वहां पे पब्लिक सर्वे हुआ और पब्लिक सर्वे में ये बात आई कि राहुल गांधी ने यहाँ पे आके हमारे मेजर इश्यूज को एड्रेस किया, ठीक है, और कंस्ट्रक्टिवली एड्रेस किया। आज के नौजवान, केरला के नौजवान के क्या मसाइल हैं। तो इसी तरह बेशक इमरान खान हो, शहबाज शरीफ हो, बिलावल भुट्टो हो, साद रिजवी हो, कोई भी किसी भी सियासी जमात का लीडर हो, उसे चाहिए कि वो कंस्ट्रक्टिवली देखे कि हमारे नौजवान को क्या मसाइल है और हमने अगर किसी सेक्टर को डेवलप करना है तो किन बेसिस के ऊपर करना है। ठीक है, तो मैं समझता हूं ये एक बेहतर हल है, इसके अलावा कोई हल नहीं है। बिल्कुल ठीक है। आखिरी सवाल का जवाब दें, पाकिस्तान को इंडिया से क्या क्या चीजें सीखने की जरूरत है, कोई 5 पॉइंट बता दें। देखें, सबसे पहली चीज जो इंडिया से सीखने की जरूरत है ना, वो है कंसिस्टेंट डेमोक्रेसी सिस्टम, कि हमें अपने मुल्क के अंदर कंसिस्टेंट डेमोक्रेटिक सिस्टम कायम करना चाहिए। अच्छा, हाँ, दूसरी चीज जो हमें इंडिया से सीखने की जरूरत है ना, इंडिया के अंदर एक टाइम में ना बहुत ज्यादा क्लास सिस्टम पाया जाता था, जात पात रंग नस्ल, ठीक है, लेकिन इंडिया के जैसे जैसे लोग एजुकेट हुए ना, तो उन्होंने क्लास सिस्टम को या जो रिलीजन लेवल के ऊपर डिस्ट्रीब्यूशन पाई जाती है नफरत की बुनियाद, ठीक है, उसे खत्म करने की कोशिश की। अब भी कहीं ना कहीं इंडिया में ये चीज पाई जाती है, लेकिन बड़े लेवल पे बड़ी स्टेट्स के अंदर ये चीज खत्म होती हुई नजर आ रही है। हमें पाकिस्तान के अंदर क्लास सिस्टम को खत्म करने की जरूरत है। ठीक है, तीसरी चीज जो हम देखते हैं, हमें पाकिस्तान के अंदर बुनियादी तौर पे जो एक्सट्रीमिस्ट रवैया है, यानी शिद्दत पसंद रवैया, उसको खत्म करने की जरूरत है। हमें अपने नौजवान को चले जाना, हर चीज को एक्सट्रीम लेवल पे, ठीक है, हमें अपने नौजवान को ये सिखाने की जरूरत है कि यार कंस्ट्रक्टिवली भी चीजों को हल किया जा सकता है, पीसफुली भी मसाइल का हल किया जा सकता है। हमारे हर शख्स जो है वो एक्सट्रीमिस्ट लेवल के ऊपर चला जाता है। ठीक है, फिर लोग इस पे ये बहस करेंगे जी साइकोलॉजिकल इफेक्ट्स हैं, लोगों को नौकरियां नहीं मिलती, भूख है, अफलास है। हाँ, ये सब है और ये सब मैं तस्लीम करता हूं है, लेकिन हमारे लोगों को कंस्ट्रक्टिवली पीसफुली देखना चाहिए चीजों को। ये तीसरी, चौथी चीज हमें जो देखने की जरूरत है वो हमें अपने एजुकेशन सिस्टम को बेहतर करने की जरूरत है, और कंपेयरली इंडिया को देख के हम अगर अपना एजुकेशन सिस्टम बेहतर करेंगे तो हम बहुत ज्यादा तरक्की करेंगे, मैं ये समझता हूँ। अच्छा, पांचवी चीज, मतलब लास्ट एंड नॉट द लीस्ट, मैं समझता हूं कि हमें जो चीज इंडिया से सीखने की जरूरत है ना, वो ये है कि हमने सब कुछ खुद बनाना है, हमने किसी का मोहताज नहीं होना। मैं भी यही बात करने वाला था कि जिस तरह इंडिया ने मेड इन इंडिया किया है, इस तरह हमें मेड इन पाकिस्तान पर फोकस करना, पाकिस्तान करना चाहिए। हमें डिपेंडेंस अप्रोच से बाहर आना चाहिए, हमें चाइना, रशिया, इन लोगों पे डिपेंड नहीं करना चाहिए। हाँ, कुछ चीजें हैं, दुनिया के अंदर रिलेशंस बनाने के लिए, लॉबिंग करने के लिए ये सब करना पड़ता है, लेकिन मैं समझता हूं टोटली डिपेंड करना इकोनॉमिकली ये थोड़ा एम्बिगुअस कॉन्सेप्ट है। तो हमें समझना चाहिए कि पाकिस्तान में खुद अपनी चीजें बना के और उन्हें यहां से अपनी जरूरत पूरी करके, हमारे अंदर होता ये है कि पाकिस्तान से चावल बाहर एक्सपोर्ट होता है, लेकिन पाकिस्तान में लोगों को अच्छा चावल नहीं मिलता। आम एक्सपोर्ट होता है, लेकिन पाकिस्तान में लोगों को अच्छा, हमें अपनी कैपेसिटी को पूरा करके फिर उसे एक्सपोर्ट करने की जरूरत है। हमारी अपनी मुल्क जहां से गैस आती है वहां के लोगों को गैस मिलती नहीं है,
बाकी पूरे पाकिस्तान, जिस तरह सुई से गैस आती है, सुई में गैस नहीं आती, और बाकी पूरे पाकिस्तान में गैस आती है। ये बिल्कुल फैक्ट है ये रियलिटी है, फैक्ट है, हकीकत है। बहुत शुक्रिया सरवर जवेद जी मारत शुक्रिया। एडवोकेट हमारे साथ आज के पॉडकास्ट में मौजूद थे। हमने इंडिया पाकिस्तान की काफ़ी पॉलिसीज पे डिस्कशन की। आपको सरमद की कैसी लगी राय, आपने कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना है। और अगर कोई मेरे साथ जो है पॉडकास्ट में ज्वाइन करना चाहता है, वो चाहे इंडिया से हो चाहे पाकिस्तान से हो, तो वो मुझे इंस्टाग्राम पे जो है वो मैं आईडी नीचे ये टिकर चल रहा है, आईडी पे मुझे मैसेज कर सकता है और हम उसके साथ जो है वो डिफरेंट इश्यूज पे डिस्कशन करेंगे, पॉडकास्ट करेंगे और इंडिया पाकिस्तान के मसले मसाइलों पे बात करेंगे और प्रोग्रेस, तरक्की, किसकी नाकामी, कौन आगे कौन पीछे, सारी चीज़ों पे डिस्कस करेंगे। आज के पॉडकास्ट में इतना ही। और किस किस चीज़ पे हम और पॉडकास्ट कर सकते हैं, हमें टॉपिक भी आप सजेस्ट कर सकते हैं। कमेंट सेक्शन में अपनी राय भी जरूर दीजिएगा। वीडियो को कर लें लाइक, चैनल को कर लें सब्सक्राइब, क्योंकि इस तरह के मज़ेदार पॉडकास्ट आपको दिखने को मिलेंगे। बहुत शुक्रिया सरमद भाई आज की पॉडकास्ट के लिए। शुक्रिया जी, अल्लाह हाफिज।